सुमित मित्तल जी अपना कुछ स्लाइड आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे और देखिए आप लोग के लिए कितना काम का है। और जो है मुझे ये प्रेजेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए झारखंड रेरा को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। बेसिकली जो ये स्लाइड हम लोगों ने तैयार की है वो अभी 3 महीने के अंदर जो जितने भी प्रोजेक्ट्स के अंदर क्वार्टरली डेवलपमेंट क्वार्टरली यूपीआर क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट जो जमा होती है उसके अनुभव के आधार पर हम लोग ने, उसके अलावा कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपके लिए लाभप्रद होगी और अपने को बिजनेसमैन के मतलब बिल्डर के बेनिफिट के लिए हम लोगों ने इसको तैयार किया है। और इससे क्या है कि रेगुलेटरी सिस्टम में भी जब आप सिस्टम में आ जाएंगे सब चीज़ों को तो आपको भी आगे बिजनेस को एक्सपेंड करने में उससे फायदा मिलेगा, ना कि आप उलझे हुए रहेंगे। मान लीजिए आप कंप्लायंस में ही उलझे रहेंगे, तरीके से नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, बिजनेस के ग्रोथ करने में आपको प्रॉब्लम। उसको काफ़ी हम लोगों ने आसान करने की कोशिश की। ये जो पहली स्लाइड आप देख रहे हैं इसके अंदर हम लोगों ने ये देखी कि अपने पास रेरा के अंदर क्या है। पहला तो रेरा एक्ट है, दूसरा रेरा का रूल है 2017, थर्ड है झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेशन 2020 जिसके अंदर आपको फॉर्म वगैरह कैसे जमा करने हैं उसके बारे में भी बताएंगे और भी कई रेगुलेशंस हैं। तो 2022 रेगुलेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है फॉर्म 1, 2, 3 जो कि क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर भी आपको जमा करना है। एक प्रॉब्लम आ गई और इसमें आप लोग को एक बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पहले ये जो टाइम होता था वो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच होता था, तो आप लोगों को कुछ परेशानियाँ होती थी, कई सारी चीज़ें क्वार्टर एंड होते ही कैसे आप तैयार करेंगे, मतलब वो टाइम फ्रेम नहीं मिल पाता था प्रॉपर। जीएसटी का भी रिटर्न है, तो आपके इन बातों को ध्यान में रखते हुए इसको 16 से 30 तारीख के बीच में किया है। यानी कि जब भी क्वार्टर खत्म होगा तो नेक्स्ट जो मंथ आएगा उसका सेकेंड हाफ में आपको फोर्टनाइट करके इसको जमा करना है, 30 तारीख लास्ट होगी। अब जैसे इसमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे प्रोमोटर्स जो है क्वार्टरली अपडेट कर भी होते हैं। आगे हम लोग इस स्लाइड आएगी तो उसमें बताएंगे। तो हम लोग इस प्रोसेस में है, मतलब सरकार इसमें जो भी ऐसा ना हो कि वो अनफाइल रह जाए जो भी प्रोजेक्ट में, तो कुछ हम लोग लेट फाइल के साथ पर डे जैसे इनकम टैक्स वगैरह में होता है, पर डे फाइल टीडीएस के केस में होता है, उस टाइप से हम लोग प्रयास करते हैं कि एटलीस्ट फाइलिंग तो हो जाए ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल है और जो अलॉटी है उसके लिए बेनिफिशियल है। और हमारा पर्पस है कि जो लिटिगेशन है वो कम हो। हमारा एक ही पर्पस है कि आपका जो लिटिगेशन है वो ना हो, कम से कम लिटिगेशन है। अभी जैसे सर का एक प्रेजेंटेशन है इसके बाद में जो अमिताभ कांत कमेटी की जो रिपोर्ट है स्टेट कोर्ट, तो बैंकरप्सी कोड आईबीसी के अंदर मैक्सिमम केस ना जा पाए, वो लास्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए। क्यों? लिटिगेशन से अपने को बच के जाए, जितना लिटिगेशन कम होगा आपका काम स्मूथली बढ़ेगा। इस पर हमारा फोकस। फॉर्म 4 और फॉर्म 5 तो ध्यान रखें कि फॉर्म 1, 2 और 3 अभी तो हम लोग क्वार्टरली अपडेट भी देते हैं, प्लस एस्क्रो अकाउंट से जो पैसा विड्रॉ करना होता है उसके लिए अपने को फॉर्म 1, 2, 3 लगता है। तो इसका सीक्वेंस भी हम पहले बता दे रहे हैं आपको। सीक्वेंस पहले फॉर्म 1 तैयार होगा आर्किटेक्ट के द्वारा कि क्या कौन सी एक्टिविटी हुई है, उसके बाद उसके बेसिस पे फॉर्म 2 तैयार होगा तो इंजीनियर तैयार करेंगे और कॉस्ट को ऐड करेंगे उसमें, यानी कि वो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट है वो फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। थर्ड पार्ट आता है फॉर्म C चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसमें जो इंजीनियर के द्वारा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट लिया गया वो तो पार्ट रहेगा ही रहेगा, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कॉस्ट में है। इसके अलावा आपने देखा होगा फॉर्म 3 के अंदर पारा नंबर 1 का जो आई है, यानी कि पहला पार्ट को लैंड कॉस्ट, और ये देखा जा रहा है कि ये हम लोग के यहाँ पे झारखंड का प्रैक्टिस में बहुत ही कम है कि लैंड कॉस्ट को इवन तो वो डेवलपमेंट भी है तो भी, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो आपका प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है क्या उसमें लैंड पार्ट है या नहीं, लेकिन देखा जा रहा है कि वो जो लैंड का कॉस्ट आप नहीं ले रहे वो आपका लॉस है। वो आप क्या है इसको अकाउंट से उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, वो 70% का पार्ट जो हम लोग छोड़ रहे हैं। उसके कारण जब प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करेंगे तो भी बिल्डर्स को उसमें लॉस है।
उनकी प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है दैट इंक्लूड्स लैंड कॉस्ट ऑल्सो। तो लैंड कॉस्ट किस केस में कैसा लेंगे उसके ऊपर रूलिंग है, उसके ऊपर बात है। तो एक तो मैंने बताया आपको फॉर्म 1, उसके बाद 3 ये विड्रॉ के लिए भी है। अब हम लोग एक इससे क्या हो रहा है कि फेज वाइज प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट हो रहा है, आपका टाइम फ्रेम में कैसे आप कंप्लीट करेंगे, वो अभी तक उसके ऊपर वर्किंग नहीं होता। तो चेयरमैन साहब और वीर सर के हम लोग के जो इस विचार में लोग कर रहे हैं कि जो रेरा एक्ट में लिखा भी हुआ है उसके आधार पे आपको प्लान बना के देना होगा कि आप किस किस टाइम फ्रेम में काम कंप्लीट करेंगे। जैसे 4 साल का आपको टाइम फ्रेम मिलता है तो कौन सी एक्टिविटी कब खत्म होगी और क्या कॉस्ट लगेगी उसका एस्टिमेट। तो अभी कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि फॉर्म 1, 2, 3 सिर्फ पैसा विड्रॉ करने के लिए देना पड़ता है, नहीं। फॉर्म 1, 2, 3 जो ये क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट का पार्ट है, आपको क्वार्टर एंड के डेट का देना ही देना पड़ेगा, इन एडिशन टू जो आप अगर इन बिटवीन द पीरियड आपने पैसा विड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल आपने अप्रैल महीने के अंदर आपने अगर 1, 2, 3 करके बैंक से पैसा विड्रॉ किया है तो आपको जून एंड का जो होना है, क्योंकि प्रोग्रेस तो सारा एक्टिविटी का देखना है आपको, ये सिर्फ नहीं देखना कि हमने क्या पैसा दिया। हमारा ये भी पर्पस है कि कितना काम हमने इस क्वार्टर एंड में कंप्लीट किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये एक समरी है, इसी में आपका एस्क्रो अकाउंट का भी मैनेजमेंट सारा आ जाएगा। अभी जो क्वेश्चन आ रहा था एस्क्रो अकाउंट का उसको भी हम लोग यहाँ रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देखेंगे कि जो क्वार्टरली अपलोड से रिलेटेड जो हमारा कौन सा प्रोविजन है, एस्क्रो अकाउंट से कौन सा प्रोविजन है। सबसे पहले देखिए सेक्शन 4(2) LD जो छूट गया इसमें LD है, सेक्शन 4(2) उसका सेकंड प्रोवाइजो भी है जिसमें आपको पैसा डिपॉजिट करना और विड्रॉ करने के बारे में लिखा है। 70% कैसे जमा करेंगे, 100% कैसे होगा। थर्ड प्रोवाइजो के अंदर है कि आपको एक रेरा एक्ट के अंदर सेपरेट ऑडिट कराना है। जो अभी तक क्या हो रहा है कि जनरल चला रहा है, क्या हो रहा था कि सारे प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट एक एंटिटी है, एक कंपनी है जिसके 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारा स्टेटमेंट दे रहे 1, 2, 3 सारा स्टेटमेंट तो आपका एक प्रोजेक्ट का जा रहा है, लेकिन जब बैलेंस शीट आ रही है आपको तो क्या हो रहा है ओवरऑल आ रहा है, तो क्या हो रहा है मैच नहीं होता और आपको भी इससे आसानी होगी। जब आप कॉस्ट सेंटर बनाएंगे अपने हर एक प्रोजेक्ट तो इससे आपको आसानी होगी और आपको फर्दर बिजनेस में कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी और जीएसटी के लिए आपको बहुत फायदेमंद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको ये नहीं समझे कि आपको हरास करने के लिए प्रोसेस है, ये एक्ट का प्रोसेस है जिसको आपको रेगुलेट करना है, नहीं तो हम लोग कहीं ना कहीं डिफॉल्टर के पोजीशन पर रहेंगे। कुछ नहीं है, जो ऑडिट आपका हो रहा है प्रोजेक्ट वाइज करें, उसका भी कंसोलिडेट करें, जैसे करते ही हम लोग सब्सिडी कंपनी और पेरेंट कंपनी के अंदर करते ही कंसोलिडेशन करते हैं, उसी तरह से कंसोलिडेशन। जब आईटीआर फाइल करेंगे कंपनी एक्ट में जाएगा तो कंसोलिडेशन हो जाएगा, और जब हम यहाँ पे डेटा को देंगे तो प्रोजेक्ट वाइज बैलेंस लॉन्ग विद इलेक्शंस देंगे, क्योंकि ये सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 के अंदर ये अलॉटी का राइट है जाना। ये अलॉटी का राइट इसलिए हम लोग उसकी तैयारी करें तो यदि कोई लिटिगेशन ना हो उसको बचते हुए। अब आते हम लोग झारखंड स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 2017 के अंदर क्या हमारा प्रोविजन है। रूल 16 जो है हमारा डेवलपमेंट प्लान के बारे में कहता है कि हमारा डेवलपमेंट प्लान क्या होगा। जो हमारा ए है वो कह रहा है, बी के अंदर फिर क्लॉज बी के अंदर है अमेनिटीज क्या हम प्राप्त करेंगे, जो हम लोग प्रोसेस वगैरह सब में भी देते हैं। ये सी सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है जिसको गैट चार्ट के रूप में बोलते हैं। ये हमारा क्या है एस्टिमेशन और किस टाइम फ्रेम में काम कंप्लीट अपने को करना है। इसके लिए आपको फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 के अंदर आपको ये एस्टिमेशन और स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल फॉर कंप्लीशन इसका पार्ट है। जो अभी हम लोग सेक्शन देख रहे थे, थर्ड प्रोवाइजर ऑफ सेक्शन 4, उसके
लिए हमारे पास रूल है 16(1)(2), उसमें भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, यानी कि झारखंड रूल भी आपको कहता है कि हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है 6 महीने के अंदर आपको देना है। और यही पे आपको बताते हुए वो अच्छी बात बता रहे हैं कि बीच में क्या हुआ था कि हम लोगों ने फॉर्म 5 और फॉर्म 4 साल खत्म होती, यानी कि अगर मार्च खत्म हो गया तो अप्रैल में ही आपको देना होता था 15 दिन। लेकिन एक्ट में लिखा 6 मंथ के बाद आपको देना है, 6 महीना टाइम आपको दिया जाता है कि 6 महीने के बाद आपके अंदर ऑडिट करा लीजिए। उसके बाद जो भी क्वार्टर में आ रहा है, यानी कि अक्टूबर महीने में आप क्वार्टरली अपडेट रिपोर्ट के साथ फॉर्म 4, 5 अलॉन्ग विद बैलेंस शीट जमा कीजिए। आपके कंसोल में वहाँ देखेंगे बनने जाएगी तो उसमें सब कुछ। अब आते हैं हम लोग रेगुलेशन के अंदर। रेगुलेशन 4, 5, 6 ये बेसिकली जो फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में कहा जा रहा है, और इसमें अब आगे एक्सप्लेन करेंगे तब आगे वो आ जाएगा। एक बात और आप लोग के ध्यान में बता दें कि इसमें एक सेक्शन 89 है रेगा, जो कि ओवरराइडिंग प्रोविजन है। जो भी जितने भी रूल जहाँ पे कंसिस्टेंट होते हैं, जो एक दूसरे से कंसिस्ट हो रहे हैं, इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, उस केस में आपको क्या है कि ये जो रेरा है वो प्रिवेल करेगा। जैसे कई बार बात होती है कि भाई झारखंड बिल्डिंग बायलॉज में ये लिखा हुआ है, तो बिल्डिंग बायलॉज है, रूल के भी नीचे है, और एक्ट जो है वो ये सेंट्रल एक्ट है, ये भी ध्यान रखना है। तो एक्ट जो है वो हमेशा प्रिवेल करेगा किसी भी प्रोविजन को जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो, किसी भी प्रोविजन में, किसी भी एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई होम बायर्स को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, और बिजनेस के अंदर फेयर प्रैक्टिसेस का काम है। और हमारा काम है कि आपके जो फाइनेंशियल और फिजिकल जो भी टारगेट्स आपने दिए हैं वो टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो रहे नहीं हो रहे हैं। इंश्योर कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर स्टेक होल्डर्स। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बिल्डर्स तो है ही है, आपके अलॉटिस हैं, बैंकर्स भी आपके स्टेक होल्डर हैं क्योंकि उसके पैसे आपके होम बायर्स के केस में लगते हैं, लैंड ओनर है। Required update for financial and physical progress, identify challenge early and provide actionable insights। यानी कि जब हम कॉस्ट सेंटर बना के काम करेंगे तो हमें क्या क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है वो अपने को पता चले। जब भी कुछ नई चीजें चेंजेज होती हैं तो थोड़ा सा पेन होता है स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन उसके बाद जब वो सिस्टम में आ जाता है तो फिर आप जब अपने सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें आपको काफी आसानी होगी। ये रेरा का प्रोविजन है, रेरा का ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अब आते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रोविजंस क्या है। अभी तो हम लोगों ने समरी में बात की थी, डिटेल में बात करते हैं, ओवरव्यू आपको हम देंगे। इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, जब हमारा जब पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो आपको ले सकते हैं स्पेसिफिक। बाकी जगह जितने भी है वो हमारा सेकेंड हाफ का जो सेशन है प्रोफेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गैंट चार्ट जो अभी हमने आपको बताया, ये रूल 16(1)(2)(6 का क्लॉज सी के अंदर, सब क्लॉज सी के अंदर है रूल का। वो कहता है इसको गैंट चार्ट अगर है तो प्रोवाइड एक्शन प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड वेब पेज, यानी कि आपको एक्शन प्लान देना है प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए, साथ ही साथ जो वेब पेज और क्वार्टरली अपडेट होता है उससे आप मिलाते हैं काम। इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीशन ऑफ इच कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये कौन देता है? अभी हम पैसे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी आपके फॉर्म 1 में दी जाती है, जो कि आर्किटेक्ट को दी है। ओपन खोल सकते हैं। ये वाला नहीं है, वर्ड फाइल ओपन वाले से नहीं।
नेक्स्ट पेज। ये आप देख रहे हैं ऊपर से डिटेल। आप लोग सभी जानते हैं कि ये सेक्शन और ये चेयरमैन से कुछ अनाउंसमेंट करेंगे आपको इससे रिलेटेड कि किस तरह प्रोजेक्ट टाइम फ्रेम में ही कंप्लीट करना है। तो ये अगर बना रहेगा तो आपके लिए आसानी होगी या आपके लिए परेशानी है? अभी देखने में परेशानी लग रही होगी, ये क्या नया बात आ रही है, नहीं बात आ रही। लेकिन आप अगर प्लान करके कोई भी काम करेंगे तो 90% केसेस में आपको सफलता मिलेगी। ये तो आपको कुछ नहीं करना है, जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं टाइम फ्रेम लिख के चले 1 2 3 4 5th कॉलम और 6th कॉलम इसको हम लोग सॉफ्टवेयर में भी डेवलप कर देंगे ताकि आपको सिर्फ फिलअप करना है, आसान हो। अभी शुरू में फॉर्म है, बाकी इसको सॉफ्टवेयर सिस्टम में हम लोग अपडेट करेंगे। ये हो गया, आगे बढ़िए। अब क्या है, ये आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट है एस्टिमेशन बेसिस पे, यानी कि ये असम्पशन है हमारा, प्लान है, एक्शन प्लान है। नेक्स्ट परफॉर्मा 2 क्या है, इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे, इस एस्टिमेशन बेसिस पे इंजीनियर को क्या करना है, सिर्फ कॉस्ट को ऐड करना। अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, जो आर्किटेक्ट जितने भी फॉर्म आ रहे हैं क्वार्टरली के लिए, तो क्वार्टरली 1 का जो फॉर्म है उससे क्वार्टरली 2 का बहुत ज्यादा लिंक नहीं मिलेगा। और जो फॉर्म 2 है इंजीनियर सर्टिफिकेट, उसका जो परसेंटेज का जो वर्क डन है वो सीए के सर्टिफिकेट से मैच करेगा। परफॉर्मा 2 के बाद तो सिर्फ कॉस्ट को ऐड करके दिखा देते हैं, बस वैसे मिल जाएगा लिंक से। के लिए आप लोग का भी इसमें सजेशन अपेक्षित है, ऐसा नहीं है कि हमारे तरफ से एक्ट के आधार पे आपकी तरफ से भी सजेशन इसमें अपेक्षित है। अब देखिए इसके अंदर अब क्या हो रहा है कि एक्सक्यूशन मान लीजिए कि 100 इसका जो रेट है, पहले वाले में देखिए 1000 स्क्वायर मीटर का एक्सक्यूशन का काम है, तो एक्सक्यूशन का रेट सपोज कीजिए कि 1000 रुपया पर स्क्वायर मीटर है, तो टोटल हमारा कॉस्ट क्या होना चाहिए, 10 लाख रुपया, यानी कि ये हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट ये फॉर्म 2 के अंदर आना चाहिए। और जब आप एक्चुअल की रिपोर्ट बनाएंगे तो इसी आधार पर कि हमने ये एस्टिमेट किया था, एक्चुअल ये खर्चा था, अभी हमने उसको ब्रेक किया हुआ। आप जब देखेंगे इस फॉर्म को तो आपको समझ में आएगा। ऊपर में देखिए कि बिल्डिंग, विंग, ब्लॉक, टावर, हाँ, तो हम लोग देखे हैं बराबर कि जो आप एक प्रोजेक्ट का दे देते हैं, एक्चुअल प्रोजेक्ट में 4 वो ब्लॉक है, ABC आपने बनाया, ये हमें नहीं पता चलता, तो आपके लिए भी ठीक रहेगा क्या सर ने ठीक बोल लीजिए। मान लीजिए कि किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर 4 विंग है, 4 ब्लॉक है या 4 बिल्डिंग है, तो ये फॉर्म, ये जो टेबल ए आप देख रहे हैं, ये टेबल ए के अंदर ये हर एक जितने भी ब्लॉक्स हैं, आप जितना भी यूनिट मान रहे हैं, उस यूनिट का प्रत्येक का अलग अलग आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 विंग है, A1, A2, A3, A4, उसके बाद कंसोलिडेट कर दीजिए A1 to A5, A4 कंसोलिडेट करके आप फिर जो है इसको अब परफॉर्मा 3 खोल दीजिए। अब फॉर्म 2 के बेसिस पे सीए सर्टिफिकेट आएगा। ये स्टेज है, ऐसा नहीं कि पहले फॉर्म 3 बन गया था फिर फॉर्म 2, उसके बाद फिर फॉर्म 1 बनवा देंगे, तो कहीं तालमेल नहीं होगा। और ये देखने को मिल रहा है, इस तालमेल को आपको बचाना। अब इसमें आपके लिए एक अच्छी बात है, बिल्डिंग लैंडलॉर्ड और बिल्डर्स के लिए और इसके नोटिस के लिए ये भी विन विन सिचुएशन है कि लैंड के कॉस्ट को मैक्सिमम हम लोग जोड़ते नहीं, उसी केस को जोड़ते हैं खाली जो परचेज कॉस्ट है। चूंकि ये प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो किस तरह अगर आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी है तो लैंड का कॉस्ट आएगा, उसके ऊपर अलग रूलिंग है, वो बाद में बात कि भाई लैंड ओनर का वो लैंड अपना परचेज किया हुआ है, टोटल परचेज कॉस्ट आ जाएगी। अगर इनहेरिटेंस में है तो उसके ऊपर क्या कॉस्ट लेना है, इस पे जो है बात की जा सकती है। इसमें जितने भी लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट वगैरह के जो
मान लीजिए कहीं आप लैंड को एक्वायर कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन में जो भी कॉस्ट आ रहा है ये भी पार्ट का इसी का पार्ट हो जाएगा 1.1। ऐसा नहीं है कि इसको कहीं और से हम लोग ओवरहेड पे या 30% से निकाल दें, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है लैंड तो आपके पास क्लियर होगी तभी तो आप काम करेंगे। तो उसके क्लियरेंस के जो भी कॉस्ट है सब कॉस्ट आपके इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। लैंड की रजिस्ट्री के कॉस्ट को तो आप ऐड करते ही करते हैं, इसके अलावा जो भी इरिगेशन कॉस्ट वगैरह कोई है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और प्रीमियम वाली बात तो यहाँ पे है नहीं, वो तो बड़े शहरों में होती है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद का पेज नहीं वो भी का ही नंबर 2 ये वाला पेज सही आता है सर, ये वाला पेज मैक्सिमम सही आता है। इसके अंदर आप देखिए 2 पार्ट है, इसमें हमने 2 लाइन कर दी है, अपने पास इसमें लाइन नहीं है तो आप क्या होता है कि कंफ्यूजन होगा। पहला पार्ट आपका है फर्स्ट पार्ट में एस्टिमेशन फिगर को डालना है, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है ये आप डेवलप कर सकते हैं, इसमें एक्चुअल कॉस्ट को डालना है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसमें कौन से कॉस्ट आपके आ रहे हैं जो अब इंजीनियर सर्टिफिकेट जो आपका दे रहा है वो वाला पार्ट आपका क्या है A1 के अंदर है। फॉर्म 2 में जो इंजीनियर कॉस्ट का जो कॉस्ट पार्ट है वो सारा पार्ट एज इट इज यहाँ पे है। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है आपका ऑन साइड एक्सपेंसेस यानी कि जो ओवरहेड है उस प्रोजेक्ट्स के जो ओवरहेड है सारे के सारे यहाँ पे हो जाएंगे। पेमेंट ऑफ टैक्सेस यानी कि रेरा वगैरह का जो भी है और जो भी सेस वगैरह टेस्ट कर रहे हैं लेबर का सेस वगैरह जो भी पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। इसका सब इंटरेस्ट पेमेंट जो भी आपने लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उस प्रोजेक्ट के कंसर्न में यहाँ पे सर एक मिनट चाहिए स्लाइड पर। अब इसके बाद वाला पार्टी अब क्या है एक मिनट ये टोटल कॉस्ट हो गया लैंड कॉस्ट प्लस ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी है साइड का एक्सपेंसेस। अब ये पॉइंट नंबर 2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट हमारा हो गया प्रोजेक्ट ओवरऑल कॉस्ट। पॉइंट नंबर 2 में आइए टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो हमने एस्टिमेट किया था कॉलम 1 और कॉलम आई और ये आई का ए जो नीचे आ रहा है दोनों को जोड़ देंगे तो ये का कॉलम ऐड हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आएंगे पॉइंट नंबर 3 इसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन डालो। कौन से पार्ट में डालेंगे बगल वाले में। अच्छा इसमें तो एक है तो आप नीचे में डाल दीजिए। पॉइंट नंबर 4 यानी कि ये जो आपका 3 नंबर पार्ट है वो एक्चुअल का 1A और 1-2 होगा और एस्टिमेशन बेसिस पे एस्टिमेटेड जो पार्ट है उसका 1 का 1I और 1 का 2I होगा। 4 में है अब यहाँ पे प्रश्न होगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एज पर इंजीनियर सर्टिफिकेट या इंजीनियर सर्टिफिकेट है बेसिकली क्योंकि ये परसेंटेज का वेरिफिकेशन जो है वो इंजीनियर पर होना होता है। तो इंजीनियर ने जो सर्टिफाई किया है फॉर्म 2 के अंदर यही फिगर यहाँ पे आएगी एग्जाम। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे एक बात होगी गड़बड़। क्या बात होगी? गड़बड़ ये होगी कि भाई आपने तो इंजीनियर को कहा सिर्फ अपना कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का देने के लिए, यहाँ तो हम लैंड का भी कॉस्ट ऐड कर रहे हैं और ओवरहेड भी कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, बैंक से लोन लिया है अगर प्रोजेक्ट के लिए उसका इंटरेस्ट भी ऐड कर रहे हैं। तो ओवरऑल उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो हमारा कॉस्ट लग रहा है सारा हम ऐड कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है इसीलिए कॉलम नंबर 4 सिर्फ आपके कंस्ट्रक्शन का पार्ट यानी कि 1-2 का जो ए पार्ट है जिसको हम लोगों ने उस समय देखा था कि ये सेकंड टेबल के अंदर जो देखा था वो वाला पार्ट यहाँ पे सर्टिफाई जो एज इट इज वही लिख देना जो इंजीनियर है। अब ये जो पार्ट 5 वाला जो पार्ट है उसके अंदर आप क्या करेंगे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ नहीं है ये टोटल एस्टिमेशन आपने पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट एस्टिमेट किया है उसको हम कंपैरिजन करेंगे जो एक्चुअल कॉस्ट मेथड होगा। यानी कि अगर हमने 100 रुपया एस्टिमेट किया था और 50 रुपया खर्च कर दिए तो हमारा यहाँ पे परसेंटेज कितना आ जाएगा
50%, यानी कि ओवरऑल प्रोजेक्ट का मैंने क्या किया 50% काम किया। आप सभी कोई शांत हो गए। आप जो भी बातें बता रहे हैं कि नई बात उसको अध्ययन तुरंत कर पाना बहुत टफ होगा। नहीं सेशन तो कुछ थोड़ा ये सारी चीजें जो अभी प्रस्तावित है या जो लोग लेके आ रहे हैं या जो आगे करना है, ये सारा एक्ट में है। हाँ, ये सारे एक्ट में है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। आपको सब मतलब ये काम हम लोग को करना है, हम लोग को करना है, तो उसमें और इजी कैसे कर सकते हैं, उसमें आपका भी सजेशन आना है। ये करना बिल्कुल बिल्कुल एकदम करना है। और जो एक्ट बोलता है इसको हम लोग सबको करना भी चाहिए, वो हमारी बाध्यता भी है और वो ट्रांसपेरेंसी के लिए नीडेड भी है। अच्छा है, मतलब ये सारे फॉर्म्स को हम लोग लेके आएंगे और इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। जब एक बार हम लोग इसको अच्छी से स्टडी कर लेंगे तब फीडबैक के साथ ज़्यादा देखिए आज रेरा के पास में 2017 से आज 8 साल हो गए, फॉर्म 1, 2, 3 सभी को दे रहा है। तो मेरा इसमें अवेयरनेस आपको बढ़ाने के लिए है और आपको जरूर जब समझेंगे इसको थोड़ा फायदा होगा। एस्क्रो अकाउंट होगी सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है। और नेक्स्ट स्लाइड हमारा एस्क्रो अकाउंट 5 मिनट हो दिया है। अब एस्क्रो अकाउंट के अंदर क्या है, अब एक कंफ्यूजन हो रहा है कि बैंक पहले खोलेगा या पहले रेरा को चाहिए। तो आप क्लियर के बात समझ लीजिए, बैंकर्स भी आ रहा है, उनसे भी अनुरोध है कि आपके जो एसओपी है, आरबीआई का जो गाइडलाइन है आपका, उसके अकॉर्डिंगली आपको रेरा के जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है वो पहले खोल रहे हैं बिफोर द रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आपको चाहिए। ये सेंट्रल एक्ट के अनुसार है, ये कोई हमारा अपना रूल बनाया हुआ नहीं है, ना बैंकर का रूल बनाया हुआ है। आरबीआई का स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि आप एस्क्रो अकाउंट के प्रोविजन को बनाइए। और मैक्सिमम बैंक के जो एसओपीज आए हुए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रैक्टिसेस जो आए हुए हैं, इसके अंदर बैंक ऑफ इंडिया का भी आप खोल के देखेंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा। उसमें रेरा का अकाउंट पहले खुलना है। और एक बात ध्यान रखना है, जैसे बात हो रही थी कि आप दूसरा फॉर्म दें, कितने भी फॉर्म दें, 3 अकाउंट जो खुलेगा सबका कस्टमर आईडी एक ही होगा। एक प्रोजेक्ट का एक अकाउंट है, कोई दूसरे बैंक में नहीं खुल रहा है, एक ही बैंक में खाता खुलेगा, तीनों खाते साइमल्टेनियसली खुलेंगे। और अगर आप चाहें तो अपने कन्वीनियंस के लिए जीएसटी का भी खाता अलग से खुलवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी फ्लाइट जो बुकिंग हो रही है तो 100 रुपये की जगह 105 रुपया मिल रहा है, 5 रुपया डायरेक्ट आपका क्या कहा जाएगा, जीएसटी अकाउंट, वहाँ से आप तो जीएसटी मैपिंग में भी आपको आसानी होगी। इवन तो ये बहुत सारे एरिया के अंदर है, आपके ये कन्वीनियंस पे है। आपको अगर उचित लगे तो आप जीएसटी खोलिए, अदरवाइज खाता आपको खोलना ही पड़ता है। और इसको खोलने जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो फॉर्म 1, 2, 3 मैंने बताया आपको, पहला एस्टिमेशन है, उसके बेसिस पे आपका ये पैसा विड्रॉ होगा बैंक को आप जमा करेंगे। और जिस प्रोपोर्शन में आपका काम कंप्लीट होगा उस प्रोपोर्शन में 70% से पैसा ले सकते हैं। 30% आपका पैसा है, खर्च करिए, लेकिन ध्यान रखिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको पैसा देना। किसी केस में अगर लिटिगेशन में जाएंगे तो 30% फिर आपको वापस करना होगा, ध्यान रखिएगा। और एक और बात बताएं, आपको जब कोई फ्लैट कैंसिल हो रहा है तो भी क्या होगा, कहाँ से पैसा होगा, तो ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है एस्क्रो अकाउंट में 70% वाला जो पोर्शन है उससे आप 70% वाला पैसा वापस दे सकते हैं। 100 रुपये में से आपने क्या 100 रुपये आया तो क्या किया, 70 रुपया यहाँ डाल दिया, 30 रुपया वहाँ डाल दिया। जब वो पैसा वापस आएगा आपके पास, खाली 10 रुपये कैंसिल हो गया, आपको कैसे वापस करेंगे, तो ऐसे ही वापस करिएगा 70 रुपया वाले खाते से और 30 रुपया। और बाकी की कंपोनेंट हमने क्वार्टरली है बता ही दिया शुरू में, फॉर्म कैसे क्या करेंगे, टेबल है टेबल। एक बात और ध्यान रखेंगे, फॉर्म 3 के साथ एनेक्शन 1 जिसको आप सर्टिफाई करते हैं लेकिन देते नहीं। पार्ट बी जो टेबल जो हमारा फॉर्म 3 है सीए सर्टिफिकेट, उसके अंदर एक जगह लिखना होता है कि अनसोल्ड फ्लैट से कितना मिलना है, टोटल सोल्ड फ्लैट से कितना बकाया है। इसका डिटेल आपको फ्लैट वाइज देना है। ये फ्लैट का टोटल कॉस्ट है, पर फ्लैट जो भी रेट तय किया, जो बुकिंग होगी उसके बाद। इलेक्शन ए का पहला टेबल है हमारा, इलेक्शन ए का पहला टेबल है कि जो टोटल फ्लैट बुक हो गया उसमें से कितने पैसे आ गए, कितना आना था, कितने आ गए और कितना बाकी रह गया।
ऐसे ही उसका सेकेंड पार्ट है नेक्स्ट सर्वे का, उसमें जो अनसोल्ड फ्लैट्स है उसके जितने भी अनसोल्ड फ्लैट्स है उसकी टोटल कॉस्टिंग क्या है, आपका जो भी रेट क्या है, उसके साथ ही कितने पैसे आ रहे हैं, जिसका समरी आपको टेबल 2 के अंदर देना पड़ता है फॉर्म सी मंथली के अंदर। बस उसकी समरी है, उसको आपको ऐड। नेक्स्ट स्लाइड। एनुअल रिपोर्ट और फॉर्म 5 के बारे में जानेंगे हम लोग। फॉर्म 5 के साथ अपने को साथ में क्या करना है, एक गलती हो क्या हो रही है, फॉर्म 5 जो है वो ईयर एंडिंग का होता है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग डेट का होता है, यानी कि 21 मार्च के अंदर क्या पोजीशन है, टोटल कितने पैसे आपने अलॉटमेंट से लिए उस साल में, पहला लाइन वो है। नेक्स्ट लाइन लिखा होता है कि अभी तक कितना लिया, अभी तक मतलब सितंबर में जब रिपोर्ट फाइनल हो रही है उसका मतलब वो नहीं है, उसका मतलब है कि 21 मार्च 2025 जो आ रहा है वहाँ तक अभी तक टोटल पूरे इस प्रोजेक्ट के अंदर नोटिस से कितने आए वो फिगर 21 मार्च तक का ही लेना है, ताकि आज तक कर उसको रिपीट कर दूं मैं। फॉर्म 5 जो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं आप, उसमें दिखाना होता है कि आपने कितने पैसे नोटिस से लिए और कितने पैसे विड्रॉ किए, वो चीज़ का है। और परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआ वो फॉर्म 3 से आप नहीं लेंगे, फॉर्म 2 से आप नहीं लेंगे, लेकिन ये वाला जो पार्ट है आप इसको ध्यान रखेंगे कि टोटल जो भी आपका आया इस साल का रेवेन्यू प्लस ओवरऑल जो भी आज तक रेवेन्यू आपका अलॉटमेंट से आया है वो उस पीरियड के एंड तक का 31 मार्च तक का ही नहीं। सबमिशन प्रोसेस हमने बताई थी आपको शुरू में ही, क्वार्टरली अपडेट और एनुअल रिपोर्ट अपडेट कब देना है आपको। कॉमन चैलेंजेस में भी जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर बता रहे हैं कि बहुत सारे सीए सर्टिफिकेट में यूडिन नहीं आ रहा है, बिना यूडिन का जमा हो जा रहा है, जबकि आपको मालूम है कि हर एक सीए सर्टिफिकेट में उसका जो यूडिन है वो मैंडेटरी है, उसके बिना वो सर्टिफिकेट माना नहीं जाएगा, ये इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट माना जाएगा। बहुत सारे में कुछ में ये ऑब्जर्वेशन मिला है कि स्कैन किया हुआ सिग्नेचर सीए का लगा देते हैं और सेम यूडिन 5 साल से चला रहा है, उसमें हम लोग जो है उसको आइडेंटिफाई के लिए काम करना है। कुछ ब्लैंक फॉर्म जो है 1, 2, 3 जमा हो जा रहे हैं, एज इट इज स्टिल कंप्लायंस करना है आपको, वो भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। और आप लोगों को ब्रोशर कुछ अपडेट वाला भी आ गया है आजकल, वेब पेज अपडेट वाला ऑप्शन। वेब पेज में आपको अपने रिकॉर्ड्स वगैरह को अपडेट करना है और ब्रोशर को अपडेट करना है। ब्रोशर इज पार्ट ऑफ योर एग्रीमेंट, जिसके बेसिस पे आप सामान सेल कर रहे हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, ब्रोशर को करना है। और ब्रोशर के अंदर रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट होना चाहिए। तो पहले हम लोगों ने बात किया था कि भाई रजिस्ट्रेशन का समय ब्रोशर आता है, लेकिन अब हम लोगों ने उसको चेंज किया है सबके गाइडेंस के हिसाब से कि इसको अपने को क्या करना है, जब रजिस्ट्रेशन हो तभी तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तभी तो आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर उस ब्रोशर में जरूर डालना है, और ब्रोशर में सारे एमेनिटीज जो भी आप लिखेंगे वही आपका फॉर्म जी यानी कि एग्रीमेंट का पार्ट होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि फॉर्म जी भी हो सकता है कुछ समय के बाद अपडेट करना है। ऑफेंसिव लास्ट पॉइंट, अभी हमारा झारखंड रेरा काफी लीनियंट अप्रोच में काम कर रहा है और करता भी रहे, ताकि हम लोग इन चीज़ों को अपडेट करें। चीज़ों जैसे कुछ नोटिस आए भी है तो हम लोगों ने क्या किया, फैसिलिटेट किया है, क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या ठीक करना है, उसको हमने फैसिलिटेट किया है। सेक्शन 38 जो है राइट देता है रेरा को पेनल्टी वगैरह लगाने के लिए। सेक्शन 60 to 64 में प्रोविजन है 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। देखिए जैसे आपने देखा कि कुछ बिल्डर्स क्या कर रहे हैं कि स्कैन किए हुए सिग्नेचर को डाल रहे हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर के केस में मिल रहा है, तो वो क्या है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट है। फॉर्ज डॉक्यूमेंट के केस में काफी ये जो भी है प्रॉपर डालिए, गलत मत डालिए, जो जानकारी है उतनी ही डालिए, क्योंकि फोर्ज करना तो आप देख रहे हैं तो अपराध के श्रेणी में चला जाता है, वो फाइन का मतलब नहीं होगा। तो आप लोगों के अब कोई क्वेश्चन है सर, जनरल की टेक्निक में ले रहे हैं सर, धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए। धन्यवाद जी का